नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज अपन शुरुआत करने वाले हैं अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स से। नीट 2010 से लेकर 2021 तक जो भी क्वेश्चंस आए उनका अपन यहाँ पे बहुत अच्छे से सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बात करूँ इस चैप्टर की तो ये चैप्टर थ्योरेटिकल थोड़ा ज़्यादा है, तो इस वजह से अपने को क्या करना चाहिए कि 2010 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चन का अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए। और ये एनालिसिस करने के बाद आप गारंटी से आने वाले टाइम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको बड़े अच्छे ढंग से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ शुरुआत कर रहे हैं नीट 2021 का क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान से पढ़ें। कह रहे हैं कि दो कथन दिए हैं, एक तो ए है और एक बी है। अब आपको बताना है कि ए और बी में से जैसे ए क्या सत्य है या फिर असत्य है, यानी क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स वाला है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक जेनर डायोड उत्क्रम अभिनति से जुड़ा हो तब वह विभव नियंत्रक की तरह प्रयुक्त होता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको जेनर डायोड की थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए। तो चलिए जेनर डायोड को अच्छे से देखते हैं। तो जेनर डायोड होता क्या है, सबसे पहले बात करें तो जो जेनर डायोड होता है उसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, यानी डायोड के आगे इस तरीके का सिंबल यूज करेंगे। तो इस तरीके से बनाए तो आप समझ जाना है कि ये कौन है, जेनर डायोड है। इसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि काम क्या करता है। तो जेनर डायोड वोल्टता नियंत्रक के रूप में काम आता है, ये आपको पता होना चाहिए कि वोल्टेज को कंट्रोल करता है, यानी जेनर डायोड वोल्टेज कंट्रोल करने के काम आता है। ठीक है, अब ये किस तरीके से काम करता है वो देखते हैं। अपन कह सकते हैं कि जेनर डायोड फर्स्ट दिशिक यानी रिवर्स बायस यानी उत्क्रम अभिनति में काम करता है। इसमें होता क्या है कि भंजन वोल्टेज जिसको ब्रेकिंग वोल्टेज बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज, तो इस बिंदु पे ये जो आपका है वी जेड वो आपका कौन है, भंजन वोल्टता है के बाद पस बायस वोल्टता में बहुत अल्प परिवर्तन करने पर धारा में बहुत अधिक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। इसमें देखो यहाँ पे जैसे ही अपन पहुंच गए उसमें अपन वी जेड को थोड़ा सा चेंज करें ना तो उसके लिए धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से अपन आगे कह रहे हैं कि बहुत अधिक परिवर्तन उत्पन्न होता है। और आगे बोलें कि डायोड में प्रवाहित होने वाली धारा में ज़्यादा परिवर्तन होने के बावजूद भी जेनर वोल्टता नियत रहती है। यही तो इसका गुण है कि धारा में परिवर्तन ज़्यादा हो जाए लेकिन वोल्टेज क्या रहेगी, उतनी रहेगी। ये कौन करता है, ये करता है जेनर डायोड। और इसी जेनर डायोड के इस गुण के कारण इसको वोल्टता नियंत्रक के रूप में बोलते हैं। जिस तरीके से अपन लैपटॉप का जो चार्जर होता है उस लैपटॉप के चार्जर में अपन कह सकते हैं लैपटॉप को चाहिए नियत वोल्टेज, तो इसमें अपन क्या यूज कर सकते हैं, जेनर डायोड। जेनर डायोड क्या करेगा, उसकी वोल्टेज को नियत रखेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब अपन चलते हैं अपने स्टेटमेंट पे और उसको पढ़ते हैं। अपन कह सकते हैं कि स्टेटमेंट कह रहा है कि जेनर डायोड उत्क्रम अभिनति से जुड़ा हो तब वह विभव नियंत्रक की तरह प्रयुक्त होता है। बात एकदम सही है, तो ये कथन आपका सत्य है यानी ट्रू है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन या दूसरा कथन देखते हैं। पीएन संधि का विभव प्राचीर 0.1 वोल्ट तथा 0.3 वोल्ट के बीच होता है, ये कहना चाहता है। लेकिन अपन जानते हैं कि पीएन संधि डायोड में जो जर्मेनियम होता है उस जर्मेनियम के लिए 3 वोल्ट होता है, 0.3 वोल्ट होता है। जर्मेनियम के लिए विभव प्राचीर 3 वोल्ट होता है, 0.3 वोल्ट होता है। बात करें सिलिकॉन की तो सिलिकॉन के लिए तो विभव प्राचीर होता है 0.7 वोल्ट। तो ये बात तो गलत हो गई। इसने कहा था कि पीएन संधि का विभव प्राचीर 0.1 से 0.3 के बीच होता है, तो अपन तो कह रहे हैं जर्मेनियम के लिए 0.3 है तो सिलिकॉन के लिए 0.7 है, तो ये कथन आपका गलत हो जाता है। तो अपन कह सकते हैं ए तो कैसा है, सत्य है, बट बी गलत है यानी असत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। तो अपन देखें नीट 2021 का क्वेश्चन जो था वो पूरा थ्योरेटिकल था, यानी आपको जेनर डायोड के बारे में पता होना चाहिए और इसके बारे में पता होना चाहिए कि विभव प्राचीर का मान क्या क्या हो सकता है। तो अपन ज़्यादातर पढ़ते कौन है, या तो सिलिकॉन पढ़ते हैं या फिर जर्मेनियम पढ़ते हैं। तो जर्मेनियम के लिए 0.3 है तो सिलिकॉन के लिए 0.7 है, तो इस वजह से ये कथन गलत हो गया। तो मैं कह सकता हूँ ये क्वेश्चन आसान ही था, लेकिन आसान उसी के लिए था जिसने इसकी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट कर रखी हो। हाँ तो दोस्तों नीट 2021 का एक क्वेश्चन अपन और देख रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता उतना ही है जितना पी टाइप अर्धचालक में क्वार्टर की सांद्रता है। यानी अपन कह सकते हैं कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में क्वार्टर की सांद्रता बराबर है। दोनों पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, तो दोनों में धाराओं के अनुपात की तुलना करो। तो अपन कह सकते हैं धारा जो होती है उसका फॉर्मूला होता है I बराबर एन ई ए वी डी। अपन बात करें आवेश दोनों का बराबर होता है, सांद्रता दोनों की बराबर दे रखी है, ए बराबर होगा। वीडी का फॉर्मूला अपन लिखें तो वीडी को अपन कह सकते हैं कि एन ई ए और वीडी की जगह लिख सकते हैं म्यू इंटू ई। म्यू इंटू ई, ई क्या होगा, यहाँ पे बोला है विद्युत क्षेत्र, तो ये वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये सभी सेम है, तो आई समानुपाती किस पे, म्यू पे। ये म्यू क्या होता है, तो म्यू अपन कहेंगे गतिशीलता होती है, जिसको इंग्लिश में मोबिलिटी बोलते हैं, तो ये गतिशीलता है। अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता
होल्स की गतिशीलता से ज़्यादा होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होल की गतिशीलता से ज़्यादा होती है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा यह होगा कि एन टाइप में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी टाइप में आपके कोटर यानी होल होते हैं ज़्यादा। तो इस वजह से अपन कह सकते हैं कि एन टाइप में बहुसंख्यक जो आवेश होते हैं, जो चार्ज ले जो धारा बहने के काम आते हैं, तो उस केस में अपन कह सकते हैं एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इस एन टाइप में धारा का मान ज़्यादा होगा। तो अपन कह सकते हैं कि एन टाइप में धारा पी टाइप से धारा से ज़्यादा होगी, कारण उसकी गतिशीलता थी इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी टाइप में होल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता ज़्यादा होने की वजह से इसमें धारा का मान ज़्यादा होगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नीट 2020 का क्वेश्चन में क्या बोला है? किसी पीएन संधि डायोड में अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई में वृद्धि का कारण क्या है? पहला बोला है केवल अग्र बायस, दूसरा बोला है पश्च बायस, तीसरा बोला है दोनों, और चौथा ऑप्शन दिया है अग्रदिशक धारा में वृद्धि। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अग्र बायस क्या होता है। पश्च बायस तो उसका उल्टा कर देंगे। तो सबसे पहले अग्र बायस की थ्योरी देखो। अग्र बायस, जिसको इंग्लिश में फॉरवर्ड बायस भी बोलते हैं, ये होता क्या है? कहते हैं कि अपन जैसे ये पीएन संधि डायोड जो होता है, उसमें जो पी भाग है उसको बैटरी के धनात्मक सिरे से, एन भाग को ऋणात्मक सिरे से जोड़ते हैं, तो वो वाला जो डायोड होगा वो किस में होगा? अग्र बायस में होगा। ये बात समझ में आई? पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से जोड़ोगे तो पीएन संधि डायोड हो जाएगा अग्र बायस में। इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि आरोपित वोल्टता यानी ये वाली वी है वो अवरोधी विभव का विरोध करती है, जिसके कारण परिणामी अवरोधी विभव घट जाता है, और जिसके कारण इस पर्त की चौड़ाई भी घट जाती है। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि जैसे अपन बात करें कि पीएन संधि डायोड है, उसके अंदर बहुसंख्यक आवेश होते हैं, उनकी संख्या जो होती है वो क्या है? पार करते हैं। मान लीजिए इसको चौड़ाई घट गई तो अधिक संख्या में पार करेंगे ना, क्योंकि चौड़ाई ज़्यादा है तो विरोध ज़्यादा होगा, तो कम संख्या में प्रवेश करते हैं या पार करते हैं। तो इसलिए अधिक संख्या में बहुसंख्यक संधि को पार करने लगते हैं, अर्थात मुख्यतः बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण धारा होती है, और इसमें जो धारा का मान है वो मिली एम्पियर में होता है, जिसे अग्र बायस कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि अग्र बायस होता क्या है, ये मैंने बता दिया। अग्र बायस में होता क्या है? वोल्टता विरोध करती है, जिसकी वजह से चौड़ाई घट जाती है और बहुसंख्यक आवेश ज़्यादा संख्या में पार करने लगते हैं। ठीक है, ये बात अपन ने समझी। लेकिन अपन कह सकते हैं कि अपने को तो यहाँ पे ये बताना था कि पर्त की चौड़ाई घटेगी या बढ़ेगी। तो इस केस में चौड़ाई घट रही है, तो इसके उल्टे केस यानी पश्च बायस में बढ़ेगी। तो उसका कारण क्या है? तो अपन कह सकते हैं कारण तो उसकी बायस किस तरीके से करा जाता है यही है। तो इसको अपन देखें तो इसका उत्तर अपन दें अब, तो कह सकते हैं कि पीएन संधि डायोड में चौड़ाई वृद्धि किसका कारण है? तो अपन कहेंगे वो पश्च दिशिक बायस के कारण होता है, क्योंकि अगर बायस के कारण तो चौड़ाई घटती है, तो पश्च बायस के कारण बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, नीट 2020 का एक क्वेश्चन अपन और देख रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है कि प्रतिरोध के ऋणात्मक ताप गुणांक वाले ठोस होते हैं, यानी अपन कहते हैं कि इसमें पूछा है कि अल्फा किस में नेगेटिव होगा। सबसे पहले अपन देखते हैं कि अल्फा नेगेटिव का मीनिंग क्या है। देखिए, अल्फा नेगेटिव का मीनिंग ये है कि ताप जब बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान घटना चाहिए। और ये अपन अर्धचालक में अच्छे से देखते हैं कि अर्धचालक में ताप बढ़ाने से जो आवेश वाहक होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो आवेश वाहक की संख्या बढ़ने से उसमें अपन क्या कह सकते हैं कि धारा बढ़ेगी। लेकिन धारा तभी तो बढ़ेगी जब विरोध यानी प्रतिरोध कम होगा। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें यानी अर्धचालक में ताप बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है, तो इसमें अल्फा कैसा हुआ? नेगेटिव। और अपन कह सकते हैं कि इसी तरीके से जो अवरोधी होते हैं यानी जो इंसुलेटर होते हैं उनमें भी अपन ताप बढ़ाते जाएं तो एक स्टेट उसमें भी आती है कि उसमें भी जो मुक्त आवेश वाहक होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, और जिसके कारण धारा बहने लगती है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने से दोनों ही केस में आवेश वाहक मुक्त आवेश वाहक ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, और जिससे धारा बहती है यानी प्रतिरोध कम होता है। तो अपन कह सकते हैं कि प्रतिरोध के ऋणात्मक ताप गुणांक वाले ठोस अर्धचालक के साथ साथ इंसुलेटर यानी अवरोधी भी होते हैं। तो रोधी भी और अर्धचालक भी। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही उत्तर हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, अब देखते हैं नीट 2020 का क्वेश्चन में क्या बोला है। देखो, ट्रांजिस्टर क्रिया के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है।
पहला ऑप्शन कह रहा है कि उत्सर्जक संधि और संग्राहक संधि जो दोनों हैं वो दोनों की दोनों अगर बायस में जब होंगी तो ट्रांजिस्टर क्रिया होगी। तो इस केस में अपन कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर क्रिया के लिए जो उत्सर्जक संधि है वो तो अगर बायस में होनी चाहिए, और जो संग्राहक संधि है जिसको अपन सी से दर्शाते हैं और इसको ई से दर्शाते हैं, तो संग्राहक संधि किस में होनी चाहिए, पश्च बायस में होना चाहिए। तो इस वजह से ये कथन गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहा है कि उत्सर्जक संधि और संग्राहक संधि दोनों की दोनों अगर बायस में होनी चाहिए, लेकिन अपन कहते हैं कि उत्सर्जक संधि अगर बायस, संग्राहक संधि पश्च बायस में होनी चाहिए। समझ में आ गया। इसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर कथन एक ही जैसे हैं, तो इसकी आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके लिए अपन देखते हैं इसकी थ्योरी। तो थ्योरी पढ़ लेते हैं। उत्सर्जक क्या होता है, एमीटर जो बोलते हैं ई से दर्शाते हैं, आधार बेस से होता है, और संग्राहक कलेक्टर यानी सी होता है। ये 3 भाग होते हैं। उत्सर्जक की बात करते हैं, ये बहुसंख्यकों को आधार की ओर उत्सर्जित करता है, नाम ही उत्सर्जक है। तो ये क्या करता है कि जो आवेश वाहक होते हैं और बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं उसको आधार की तरफ भेजता है, यानी उत्सर्जित करता है। और इसमें जो डोपिंग होती है वो उच्च होती है, और इसका जो आकार है वो मध्यम आकार है, यानी अपन कह सकते हैं ये बीच में होगा इन दोनों के। अब बात करते हैं आधार की। तो आधार क्या करता है, देखो आधार उत्सर्जक और संग्राहक के मध्यस्थ का कार्य करता है, यानी इनको जोड़ने का कार्य करता है। और इसकी जो डोपिंग होती है वो निम्न डोपिंग होगी, और आकार भी इसका सबसे कम होगा। तो आधार में कह सकते हैं डोपिंग भी निम्न, आकार भी निम्न। चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं संग्राहक, जो इकट्ठा करता है। तो ये क्या करता है कि उत्सर्जक से जो उत्सर्जित बहुसंख्यक आवेश है उसको क्या करता है, संग्रहित करता है, इसीलिए इसका नाम संग्राहक है। इसकी जो डोपिंग है वो मध्यम प्रकार की है, लेकिन आकार इसका सबसे बड़ा है। तो आकार सबसे बड़ा किसका होगा, तो अपन कहेंगे संग्राहक का होगा। डोपिंग सबसे ज़्यादा किस में होगी, अपन कहेंगे उत्सर्जक की होगी। डोपिंग सबसे निम्न किसकी होगी, आधार की होगी। और आकार सबसे कम किसका होगा, आधार का होगा। इतनी बातें आपको आती हैं तो इस क्वेश्चन के आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में क्या बोला है, दूसरा आधार क्षेत्र बहुत पतला और हल्का डोपित होना चाहिए, ये बात सही लग रही है। तीसरा आधार उत्सर्जक और संग्राहक क्षेत्रों की डोपिंग सांद्रताएं समान होती है, बिल्कुल गलत। आधार उत्सर्जक संग्राहक क्षेत्रों के साइज समान होने चाहिए, बिल्कुल गलत। तो बड़ा आसानी था ये क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर 2 बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पी प्रकार के अर्धचालक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो अपने को बात किसकी करनी है, पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में। तो इसकी थोड़ी सी अपन थ्योरी जान लेते हैं, फिर बाद में आते हैं इसके कथन पे। तो सबसे पहले देखें अपन पी प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं। तो कहते हैं कि किसी भी एक शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन भी हो सकता है, जर्मेनियम भी हो सकता है, इसमें अपन अशुद्धि मिलाते हैं, लेकिन अशुद्धि कैसी होनी चाहिए, त्रिसंयोजी। तो पहला तो ये पता होना चाहिए कि पी टाइप में त्रिसंयोजी अशुद्धि होती है, जिसमें अपन कह सकते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडेनियम की डोपित किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें बात करें, इसमें ये तो समझ में आई गया कि अशुद्धि के भाइतम कोष में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो निकटतम ये सिलिकॉन और जर्मेनियम इसमें 4-4 होते हैं, से सहसंयोजी बंध बना लेते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, यानी कमी रह जाती है, क्योंकि अपन कह सकते हैं इसके पास 3 ही है, उसके पास 4 है, तो एक खाली जगह रहेगी। और उस खाली जगह को पूरा करने के लिए क्या करता है कि निकटतम परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उस स्थान पे होल उत्पन्न हो जाता है। ये जानकारी आपको थ्योरी में अच्छे से मिल जाती है। तो ऐसे अशुद्धि परमाणु जो संयोजी बैंड से एक संयोजी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसे ग्राही अशुद्धि भी कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं पी में देखो, पहली बात त्रिसंयोजी, दूसरी बात ये जो 4 होगा यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम से ग्रहण करेगा तो इसको क्या बोलते हैं, ग्राही अशुद्धि भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या बनते हैं, होल उत्पन्न होते हैं। तो अपन कह सकते हैं पी में जो बहुसंख्यक आवेश होते हैं वो कौन से होते हैं, अपन कहते हैं होल होते हैं, जिसको हिंदी में क्वार्टर कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं इसमें क्वार्टरों की संख्या बहुत अधिक होती है, तो इसे पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इतनी बात आपको पता है तो इस क्वेश्चन के आंसर बड़े आसानी से आप दे सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक हैं और त्रिक संयोजक परमाणु से डोपित होता है। तो अपन कह सकते हैं भाई त्रिक संयोजक तो ये तो सही है, लेकिन इसमें बहुसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इस वजह से ये गलत है। इसमें अपन वीवर जिसको क्वार्टर भी बोलते हैं, बहुसंख्यक वाहक होते हैं, सही बात है। त्रिक संयोजक परमाणु होते हैं, ये बात एकदम सही है। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, इसमें कह रहा है क्वार्टर बहुसंख्यक होते हैं, सही है, लेकिन पंचसंयोजी की वजह से गलत है। इसमें कह रहा है इलेक्ट्रॉन, ये भी बात गलत है, पंचसंयोजी भी गलत है, तो ये दोनों ही गलत है। तो इसका ऑप्शन 2 नंबर सही है। यदि अपन जितनी ये थ्योरी देख रहे हैं, इस थ्योरी से आप पी प्रकार के बारे में अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ तो चलिए अब देखते हैं नीट 2018 का क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी पीएन संधि डायोड में गर्म होने से ताप में जो परिवर्तन होता है उससे क्या फर्क पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कि व्युत्क्रम प्रतिरोध प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि केवल अग्र प्रतिरोध प्रभावित होता है। तीसरे में कहता है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि पीएन संधि के समग्र वीआई अभिलक्षण को प्रभावित करता है। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे ताप बढ़ाने पे या गर्म करने पे क्या होगा। तो आप कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन और जो होल हैं वो युग्म उत्पन्न होंगे। तो अपन कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन और होल की सांद्रता परिवर्तित हो जाएगी। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल की सांद्रता परिवर्तित हो जाएगी, जिससे चालकता व प्रतिरोध में भी परिवर्तन होता है। जिससे क्या होगा, चालकता और प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, और जो अग्र व पश्च दोनों को प्रभावित करता है। तो अपन कह सकते हैं इसमें अग्र में भी प्रभाव पड़ेगा और पश्च प्रतिरोध में भी प्रभाव पड़ेगा। तो अपन कहते हैं कि वीआई अभिलक्षण क्या करता है कि इन प्रतिरोध के बारे में तो बताता है, जिसमें अग्र भी होता है और पश्च भी होता है। तो केवल की वजह से पहले और दूसरे ऑप्शन गलत हो गए, और तीसरा ऑप्शन इस वजह से गलत हो गया, कह रहा है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अपन कहते हैं प्रभाव तो पड़ेगा, तो इस वजह से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं नीट 2017 का क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित आरेखों में से इसमें डायोड अगर बायस में है। अगर बायस का जो मतलब है वो मतलब पहले आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब यह होता है कि पी जो सिरा होता है, जैसे अपन डायोड का बात यह करें, ये पी सिरा होगा, ये एन सिरा होगा। तो पी सिरा जो होगा वो एन सिरे के सापेक्ष उच्च विभव में होगा। यानी अपन कह सकते हैं कि पी का जो विभव होगा वो उच्च विभव होगा, और जो एन का होगा वो इसके सापेक्ष निम्न होगा। तो अपन कह सकते हैं कि जब पी उच्च विभव पे हो, एन निम्न विभव पे हो, तो वो डायोड आपका अगर बायस में होगा। तो इसमें चेक करते हैं पहला ऑप्शन -3 वोल्ट और यहाँ पे -4 वोल्ट। तो अपन कह सकते हैं ये ज़्यादा है ये कम है, तो ये तो गलत हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। -2 वोल्ट और ये 2 वोल्ट, तो ये उच्च हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उच्च ये वाला होना चाहिए और निम्न ये वाला होना चाहिए। इसके बाद कह रहा है कि 3 वोल्ट और ये 5 वोल्ट, तो वापस से 5 वोल्ट 3 वोल्ट से ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से ये भी आपका पश्च बायस में होगा। अपन यहाँ पे कह सकते हैं -2 वोल्ट से ज़्यादा होता है 0 वोल्ट, तो अपन कह सकते हैं इसमें ये वाला उच्च विभव है और ये वाला निम्न विभव है। तो अपन कह सकते हैं P का उच्च विभव हो, N का निम्न विभव हो, तो वो वाला डायोड आपका अगर बायस में कहलाएगा। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर यानी जिसको कॉमन अमीटर के नाम से भी जानते हैं में संग्राहक के सिरों के बीच जो वोल्टता है वो आपकी 3 वोल्ट है। संग्राहक का प्रतिरोध 3 किलो ओम है। यानी अपन लिख सकते हैं कि संग्राहक को कलेक्टर से RC से दर्शाते हैं, तो इसका वैल्यू आपको दिया है 3 किलो ओम। यदि धारा लब्धि जिसको अपन बीटा से दर्शाते हैं, इसका मान दिया है आपको 100। आगे क्या कह रहा है कि आधार का प्रतिरोध यानी RB यानी आधार का प्रतिरोध दिया है आपको 2 किलो ओम। प्रवर्धक की वोल्टता लब्धि और शक्ति लब्धि के मान क्या होंगे। सबसे पहले आपको फॉर्मूले आने चाहिए। तो अपन कह सकते हैं इसमें सिंपल सा है कि सबसे पहले अपन देखें वोल्टता लब्धि जिसको AV से दर्शाते हैं। वोल्टता लब्धि का फॉर्मूला होता है बीटा गुणा में RC बटा RB। चलिए इसके मान रखते हैं। तो बीटा का मान क्या होता है, बीटा आप कहते हैं बीटा होता है आपका धारा लब्धि जिसका मान कितना है 100 है। RC का मान बताइए। तो आप कह सकते हैं ये 3 किलो ओम है और ये 2 किलो ओम है, तो किलो ओम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं 3 और इसको लिख सकते हैं 2, क्योंकि किलो ओम से किलो ओम कट जाएगा। तो 300 बटा 2 यानी उत्तर आएगा 150। तो ये तो हो गया आपका कौन सा वोल्टता लब्धि। अब होता है एक शक्ति लब्धि। तो शक्ति लब्धि का भी फॉर्मूला आना चाहिए जिसको AP से दर्शाते हैं। उसका फॉर्मूला होता है B² इंटू RC बटा RB। इस तरीके से होगा। तो अपन कह सकते हैं B का होल स्क्वायर मतलब 100 का होल स्क्वायर और RC 3 बटा 2। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा, देखो अपन कह सकते हैं 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो ये 150 पहले था, इसके 2 जीरो और बढ़ने से अपन कह सकते हैं 15,000 होगा। पहला 150 दूसरा 15,000, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर होगा। ये दोनों फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनमें कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए कि वोल्टता लब्धि AV बराबर बीटा RC बटा RB होगा, और शक्ति लब्धि का फॉर्मूला ये होगा। बीटा आपको पता होना चाहिए कि धारा लब्धि को दर्शाता है। तो यदि किसी को फॉर्मूले याद हों तो ये क्वेश्चन आसान कैटेगरी का मान सकते हैं। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं नीट 2016 का क्वेश्चन में कह रहा है कि दो आदर्श डायोड जो D1 तथा D2 है को परिपथ में इस तरीके से दर्शाया गया है। R1 प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान क्या होगा आपको बताना है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि कौन सा डायोड अग्र बायस में है, कौन सा डायोड पश्च बायस में। अगर बायस के लिए शर्त यह होती है कि अगर बायस में P का विभव उच्च होना चाहिए, N का विभव निम्न होना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं जैसे D1 की बात करूं मैं, तो D1 जो आपका है यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि वोल्टेज या वोल्टता उच्च है, यहाँ पे निम्न है। तो D1 आपका किस में होगा, पश्च बायस में होगा। तो D1 आपका पश्च बायस में हो गया, ठीक है।
बात करूं मैं D2 की, तो D2 पे यहाँ पे उच्च विभव, यहाँ पे निम्न विभव, तो इसकी वजह से D2 आपका अगर बायस में होगा। तो इस तरीके से एक हो गया पश्च बायस और एक हो गया अगर बायस। तो अपन कह सकते हैं ये वाला पश्च बायस में काम ही नहीं करेगा, तो अपन कह सकते हैं इसको हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई धारा नहीं जाएगी। और अपन कह सकते हैं कि इसको अपन कह सकते हैं सीधा हो जाएगा या शॉर्ट हो जाएगा। तो इस वजह से अपन डायग्राम बनाए अब, तो जो डायग्राम बनेगा फाइनली वो आपका इस तरीके से बनेगा कि एक बैटरी लगी है और यहाँ से कितना ओम प्रतिरोध है, 2 ओम प्रतिरोध जुड़ा है। इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से कोई धारा नहीं गुजरेगी। तो अपन कह सकते हैं इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे अपन कह रहे हैं शॉर्ट होने की वजह से ये आपका बचेगा 2 ओम और ये बचेगा 10। तो अपन कह सकते हैं कुल प्रतिरोध हो गया 4। तो आई बराबर क्या लिख सकते हैं, V बटा आर। तो V का मान आप कह सकते हो 10, R का मान 2 + 2, तो उत्तर आपका आ जाता है 2.5 एम्पियर। तो 2.5 एम्पियर बात करूं तो ऑप्शन नंबर 3 एक सही होगा। तो ये क्वेश्चन भी आसान है, आपको ये पता होना चाहिए कि डायोड कब अगर बायस में होगा और कब पश्च बायस में होगा। अगर बायस में होता है तो अपन कह सकते हैं उसको शॉर्ट कर देते हैं, और पश्च बायस में कह सकते हैं पश्च बायस में तो उसको हटा देते हैं, क्योंकि उससे धारा नहीं बहेगी। ठीक है। हाँ तो दोस्तों, नीट 2016 का एक क्वेश्चन अपन और देख रहे हैं। कह रहा है कि किसी कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में संग्राहक प्रतिरोध आपको दे रखा है। संग्राहक प्रतिरोध का मतलब होगा RC का मान आपको दे रखा है यहाँ पे। इसके सिरों के बीच जो वोल्टेज सिग्नल है उसका मान दे रखा है 4 वोल्ट। ठीक है। यदि ट्रांजिस्टर का धारा प्रवर्धक गुणांक, यानी इसको मैं कह सकता हूँ ये आपको दिया गया है बीटा, और आधार प्रतिरोध ये आपको दिया गया है RB। ये सारी राशियाँ आपको दे दी। तो कह रहा है कि निवेश संकेत वोल्टता का मान क्या होगा। देखिए, अपन कह सकते हैं कॉमन अमीटर में जिससे बात करें तो अमीटर यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका संग्राहक C होगा, यहाँ पे आपका आधार B होगा। तो अपन कह सकते हैं ये आउटपुट होगा तो ये इनपुट होगा, यानी ये निवेशी होगा तो ये निर्गत होगा। तो अपन कह सकते हैं ये वाला जो आपको दिया था वो निर्गत वोल्टेज दिया था। अब अपन एक फॉर्मूला जानते हैं इसका, जो वोल्टेज गेन होता है यानी वोल्टता लब्धि होता है, उसका फॉर्मूला अपन जानते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो उसका फॉर्मूला AV बराबर होता है वोल्टेज आउटपुट अपॉन वोल्टेज इनपुट, यानी निर्गत बटा निवेशी वोल्टेज का अनुपात आपका वोल्टता लब्धि होगा, और जिसका फॉर्मूला दूसरे रूप में बीटा इंटू RC बटा RB भी होता है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे V आउटपुट अपने को 4 दे रखा है, तो ये तो 4 रख दो। V इनपुट यानी निवेशी तो पता करना है, बीटा आप कह सकते हो 100 दे रखा है। RC के मान की बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ ये वाला RC है 2 किलो ओम, तो यहाँ पे 2 × 10⁻³ लिख सकते हो, और यहाँ पे कह सकते हैं इसका मान है 1 किलो ओम, तो 1 × 10⁻³ लिख सकते हो। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 4 बटा V निवेशी, और यहाँ पे लिख सकते हैं कितना होगा, तो आप कह सकते हो 100 × 2, ये आपका 200 होगा। जब बात करेंगे उत्तर की तो अपन कह सकते हैं उत्तर कितना आएगा इसमें, तो ये उत्तर आएगा देखो 4 बटा 200। 4 बटा 200 तो आप लिख सकते हो 2 बटा 100। 2 बटा 100 यानी अपन कह सकते हैं 0.02, और ये आपका वोल्टेज आएगा। लेकिन मिली में दे रखा है, तो मिली में अपन कह सकते हैं मिली में लिखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा और 10 से भाग देना पड़ेगा। तो अपन कहेंगे जब ये होगा तो ये कितना बन जाएगा, 2 × 10⁻³ लेकिन उसको 10 से गुणा होगा तो अपन कह सकते हैं ये बन जाएगा आपका, इसको ऐसे लिख सकते हो 20 × 10⁻³ वोल्ट, तो 20 मिली वोल्ट इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन अपन देखा था कि 2017 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, तो डायरेक्ट वैसा रिपीट हो रहे हैं। अब दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है कि संधि डायोड को आदर्श मानकर विचार कीजिए, यानी जो ये डायोड दे रखा है वो आइडियल डायोड है। तो अपन कह सकते हैं कि जो आइडियल डायोड होते हैं वो अगर बायस के अंदर जो अपना प्रतिरोध रखते हैं वो 0 रखते हैं, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि इसको शॉर्ट सर्किट यानी लघु पतित कर देते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आती है। तो आप कह सकते हैं कि AB से बहने वाली धारा का मान क्या होगा। तो अपन कह सकते हैं देखिए यहाँ पे 4 वोल्ट दे रखा है, यहाँ पे -6 वोल्ट दे रखा है, तो अपन कह सकते हैं इसका P सिरा उच्च विभव है, N सिरा निम्न विभव है। तो अपन कह सकते हैं ये वाला जो डायोड है वो अगर बायस में है, और अगर बायस में अपन बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं इसका प्रतिरोध 0 हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं इस तरीके से अब बचा आपका प्रतिरोध कितना, 1 किलो ओम का प्रतिरोध। इस सिरे को अपन A मान सकते हैं, तो इस सिरे को अपन B मान सकते हैं। धारा अपन जानते हैं कि उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहेगी, और उस I का जो मान होगा वो विभव में परिवर्तन बटा प्रतिरोध होगा। तो अपन कह सकते हैं VA - VB बटा R। VA की मान की बात करूं तो 4 है, माइनस यहाँ पे अंतर के लिए आया है, और ये आपका -6 है, बटा में आप कह सकते हो कि 1 × 10⁻³ हो गया, और ये लिख सकते हो 10 बटा 10⁻³। तो उत्तर लिख सकते हो 10⁻-2
एम्पियर, तो इस वजह से ये उत्तर आएगा 10⁻² एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। तो ये क्वेश्चन भी आसान है, ऐसे क्वेश्चन भी अपन पहले कर चुके हैं कि अगर बायस में कब होगा, जब P का विभव उच्च हो, N का विभव निम्न हो और आइडियल के केस में इसका प्रतिरोध 0 होगा। और आई अपन जानते हैं कि विभव में परिवर्तन जो होगा बटा में प्रतिरोध। तो इस तरीके से आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और यदि ये जो हम प्रयास कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ तो दोस्तों, अब देखते हैं नीट 2016 का एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी दिए गए प्रवर्धक में कोई NPN ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में संयोजित है, यानी अपन कह सकते हैं कि कॉमन एमीटर के रूप में है। इसके अंदर दिया है कि 800 ओम का कोई लोड प्रतिरोध संग्राहक परिपथ में संयोजित है, यानी अपन कह सकते हैं ये जो मान दिया है वो RC का मान दे दिया, तो RC का मान दे दिया 800 ओम। इसके बाद क्या कह रहा है कि इसके सिरों पर 0.8 वोल्ट का विभवपात हो जाता है, यानी संग्राहक के सिरों पर। इसके बाद इसने बोला है कि धारा प्रवर्धक गुणांक जो बीटा है उसका मान दे रखा है 0.96 और उसके बाद ये बीटा का मान दे दिया आपको यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है कि परिपथ का निवेश प्रतिरोध, और निवेश प्रतिरोध जो होता है वो आधार का होता है जो RB दे रखा है। तो इस प्रवर्धक की वोल्टता लब्धि और शक्ति लब्धि क्या होगी। सबसे पहले आपको वोल्टता लब्धि का फॉर्मूला आना चाहिए जिसको अपन AV से दर्शाते हैं, और AV बराबर होता है बीटा गुणा में RC बटा RB। और ये सारे के सारे मान आपको दे रखे हैं। बीटा का मान रख सकते हैं 0.96 और RC का मान देखो 800 और बटा में इसको क्या रख सकते हैं 192। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। इस 96 को क्या लिख सकते हैं 96 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 800 बटा 192। इसको सोल्व करोगे तो ये 2 से चला जाएगा और 800 में 2 का भाग लगाएंगे 400 और 400 इंटू 10⁻² तो अपन लिख सकते हैं इसका मान आएगा 4। तो अपन देखें 4 ऑप्शन इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन कट गया। अब अपने को क्या पता करना है शक्ति लब्धि, तो शक्ति लब्धि जो होगा AP होगा और उसका मान बीटा का होल स्क्वायर इंटू RC बटा RB होगा। चलिए बीटा का मान अपन जानते हैं 0.96 का होल स्क्वायर रख देंगे और ये वाला अपन कहेंगे कि 100 बटा 192 होगा। और जब इसको अपन सोल्व करेंगे ना तो सोल्व करने के बाद उत्तर आएगा 3.84। तो अपन कह सकते हैं 3.84। तो ये 4 वाला तो ऑप्शन नहीं होगा ना, और ये अपन कह रहे हैं कि वैसे नहीं होगा और ये ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसा अपन डायरेक्ट पहले भी देख चुके हैं कि AV का फॉर्मूला क्या होता है और AP का क्या होता है। AV इसमें क्या होता है, AV जो होता है वो वोल्टता लब्धि होती है और जो AP होता है वो शक्ति लब्धि होती है, और इसके केस में जो बीटा होता है वो धारा प्रवर्धक गुणांक होता है। ये सारी चीज़ें और ये फॉर्मूले आपको आते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आसान है। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ परिपथ में एक डायोड D को बाह्य प्रतिरोध R बराबर 100 ओम, यानी ये वाला यहाँ से जोड़ रखा है, और एक बैटरी है जिसका EMF आपको दे रखा है 3.5। उसके बाद कह रहा है कि यदि डायोड में दोनों क्षेत्रों की संधि के आर पार उत्पन्न रोधी का विभव 0.5 वोल्ट है, यानी अपन कह सकते हैं कि डायोड के अंदर जो वोल्टेज खर्च हो जाती है वो 0.5 है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद बोला है कि परिपथ में धारा कितनी होगी, तो धारा अपन जानते हैं I, तो I बराबर अपन कहेंगे भाई इसके सिरों पे कितना मिलेगा, तो अपन कहेंगे 3.5 यहाँ पे पहुँचेगा, फिर इसमें खर्च हो जाएगा कितना 0.5। तो अपन कह सकते हैं देखो बैटरी ने कितना दिया 3.5, 3.5 में से इसमें कितना ड्रॉप हो गया 0.5, तो माइनस कर दो 0.5 बटा कुल प्रतिरोध अपन कह सकते हैं 100। तो ये उत्तर आ गया 3/100। उत्तर अपन देख रहे हैं मिली एम्पियर में है, तो मिली एम्पियर के लिए अपन क्या कर देते हैं कि 10 से तो गुणा कर देते हैं और 10 से ही भाग लगा देते हैं, तो 1 0 यहाँ पे और 1 0 यहाँ पे। ठीक है ना, 10 से गुणा और 10 से भाग हो गया, तो अपन कह सकते हैं ये राशि क्या होगी 10⁻3, ऊपर जाएगी तो 10⁻−3, तो 30 इंटू 10⁻−3 और एम्पियर, तो ये उत्तर क्या आ गया आपका 30 मिली एम्पियर। 30 मिली एम्पियर इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कॉमन एमीटर यानी जिसको उभयनिष्ठ उत्सर्जक बोलते हैं कि वोल्टता लब्धि आपको दे रखी है 150 और इसका निवेशी सिग्नल भी आपको दे रखा है ये वाला कि निवेशी सिग्नल। तब आपको बताना है कि निर्गत सिग्नल क्या होगा। भाई निर्गत सिग्नल में देखें यहाँ पे कोश है तो सब में कोश है। उसके बाद कह रहे हैं कि ये तो सेम रहेगा, सब में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। चेंजेस कहाँ पे, एक तो यहाँ पे चेंजेस है, यहाँ पे 300 375 दो ऑप्शन है, और एक अपन यहाँ पे कह सकते हैं जो ये कोण है यानी प्रारंभिक कला है इसमें अंतर है। तो अपने को पता है कि सबसे पहले अपन देखें कि ये वोल्टता लब्धि का क्या चक्कर है। तो अपन जानते हैं कि AV बराबर जो निर्गत वोल्टेज है बटा निवेशी वोल्टेज है, इसका मान कितना है 150 है। अपने को निकालनी है निर्गत, तो निवेशी कितनी है, निवेशी है आपकी कितना, निवेशी कितना है, निवेशी तो आपका 2 है। कहाँ पे ये 2, ये रहा 2, समझाया। वोल्टता लब्धि कितनी थी 150,
निवेशी कितनी थी 2, तो आउटपुट कितना आ गया, तो आप कह सकते हैं आउटपुट या निर्गत आ गया 150 इंटू 2 यानी 300। तो ऑप्शन तो 300 वाले सही होंगे, तो ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन चला गया। उसके बाद देखो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि कॉमन एमिटर यानी उभयनिष्ठ उत्सर्जकता में जो निवेशी तथा निर्गत है उनके बीच में कलांतर कितना होता है, पाई का। तो अपन कह सकते हैं कलांतर पाई का होगा, तो इसमें अपन पाई जोड़ें तो पाई बाई 3 प्लस पाई करो तो आप कहोगे इसका उत्तर आएगा, देखो 3 तो एलसीएम ले लो, पाई प्लस 3 पाई तो उत्तर आया 4 पाई बटा 3। तो ऐसा देखें तो 4 पाई बटा 3। तो ये तो हो गया यहाँ से कि इसका निर्गत वोल्टेज क्या होगा 300, कला का अंतर के कारण जोड़ने के बाद 4 पाई बटा 3 आया। तो इस तरीके से इसका पहला उत्तर सही होगा। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या कर रहा है, किसी पीएन संधि का रोधी का विभव किस पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि अर्धचालक के पदार्थ पर, हाँ इस पे निर्भर करता है। जैसे अपन बात करें कि सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए कितना होता है, ये होता है 0.7 वोल्ट, और ये बात करें जर्मेनियम के लिए तो इसके होता है 0.3 वोल्ट। तो डिपेंड कर गया ना, तो इस पे डिपेंड करता है। दूसरा कह रहा है कि अपमिश्रण की मात्रा पे यानी डोपिंग, यानी अपमिश्रित यानी इम्प्योरिटी कितनी मिलाई जाती है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो अपन कह सकते हैं कि ये बढ़ाने से अपन कह सकते हैं कि इसकी रोधी का विभव घटता है, रोधी का विभव घटता है, यानी डोपिंग बढ़ाने से अपन कह सकते हैं इसका रोधी का विभव घटता है, तो इस पे भी डिपेंड करता है। तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं ताप पर, हाँ जानते हैं कि ताप बढ़ाने पर रोधी का विभव घटता है, तो इस पर भी निर्भर करता है। तो अपन कह सकते हैं कि पीएन संधि का रोधी का विभव जो निर्भर करेगा वो अर्धचालक के पदार्थ पे, अपमिश्रण की यानी डोपिंग की मात्रा पर और ताप पर निर्भर करता है। तो अपन कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए बी सी, यानी इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी उभयनिष्ठ उत्सर्जक यानी कॉमन एमिटर प्रवर्धक की वोल्टता लब्धि आपको दे रखी है कितनी, जी, यानी पहले के लिए अपन कह सकते हैं कि ए वी का मान जी के बराबर है। आगे क्या कह रहा है कि प्रयुक्त ट्रांजिस्टर की अंतर चालकता या जिसको ट्रांस कंडक्टेंस बोलते हैं उसका मान ये दे रखा है 0.03 महो। धारा लब्धि इसकी भी दे रखी है बीटा का मान 25। इस ट्रांजिस्टर के स्थान पर एक अन्य ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाए तो इसकी अंतर चालकता आप कह सकते हैं ये दे रखा है 0.02 महो। धारा लब्धि इसकी भी दे रखी है आपको 20। तो वोल्टता लब्धि आपको बतानी है दूसरे केस में। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि वोल्टता लब्धि एवी को देखते हैं। तो एवी अपन कह सकते हैं क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट और इनपुट का मतलब क्या होता है इसको समझने के लिए अपन यहाँ पे देख रहे हैं। अपन कह सकते हैं जो कॉमन अमीटर होता है यहाँ पे उसका जो आधार होता है जिसको बेस बोलते हैं, यहाँ पे जो अमीटर जिसको उत्सर्जक बोलते हैं, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं संग्राहक है। तो अपन कह सकते हैं जो आधार है यानी जो बेस है वो आपका एक तरीके से इनपुट की तरह कार्य करता है, और जो सी है वो एक तरीके से आउटपुट का तरह कार्य करता है। तो क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि वी आउटपुट वाला पोर्शन कौन सा है, वी सी वाला, और जो इनपुट है वो वी वी वाला। और वी सी को अपन क्या लिख सकते हैं, वी बराबर आई आर, तो ये लिख सकते हैं आई सी आर सी बटा में अपन कह सकते हैं देखो वी बी। ठीक है, इसको अपन जो परिभाषित करते हैं, और इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि आई सी को अपन आउटपुट वाला मान लें और इसको अपन इनपुट वोल्टेज मान लें इनटू इसको आउटपुट मान लें। तो कई किताबों में ऐसे भी लिखा होता है। तो इस राशि को अपन क्या करते हैं ट्रांस कंडक्टर्स के नाम से जानते हैं। तो ए वी का जो आंसर आया वो जी एम इंटू आर आउटपुट यानी आउटपुट वाला आ गया। तो इस तरीके से ये बात अपन कर सकते हैं। तो अब यहाँ से देखें कि अपन कह सकते हैं जो धारा वोल्टता लब्धि है उसको किस पे निर्भरता है, अपन कह सकते हैं ट्रांस कंडक्टेंस पे इस तरीके से निर्भर करता है। तो क्या आप इस तरीके से लिख सकते हो ए वी वन बटा ए वी टू जी एम वन बटा जी एम टू, ऐसे लिख सकते हो। इसका मान अपने को दे रखा है जी, इसका मान अपने को चाहिए, और इसका मान जी एम वन कितना दे रखा है, जी एम वन दे रखा है 0.03 और इसका मान दे रखा है 0.02। तो ये कितना आ गया 3/2 आ गया। तो अपने को दूसरा चाहिए तो ए वी टू आप ऐसे लिख सकते हो 2/3 इंटू जी। तो ऐसा उत्तर देखें तो 2/3 जी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एन प्रकार के अर्धचालक के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो एन प्रकार के केस में अपन बात करें तो एन प्रकार में जो बहुसंख्यक आवेश होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपन अच्छे से जानते हैं। और बहुसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि जो इसमें जो अपमिश्रित किया जाता है वो पंचसंयोजी परमाणु होता है। तो पहली बात अपने को याद रखनी होती है कि एन प्रकार के अर्धचालक कब बनते हैं, जब इसमें पंचसंयोजी अपमिश्रित यानी अशुद्धियाँ मिलाते हैं और जिसमें बहुसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहला कह रहा है कि एन प्रकार के बारे में सही कथन कौन सा होगा, तो होल बहुसंख्यक आवेश बता रहा है, जो कि गलत बात है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, ये बात सही है, लेकिन ये गलत हो गया कि इसमें बोल रहा है त्रिसंयोजक, तो इसकी वजह से गलत हुआ। इसके बाद तीसरे में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन अल्पांश आवेश, नहीं इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं, ठीक है, होल अल्पांश वाहक, ठीक है भाई
होल अल्पांश होते हैं, ये बात सही है। पंचसंयोजी परमाणु आप मिश्रक होते हैं, ये बात सही है। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे कि इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं और पंचसंयोजी, वो भी सही हो सकता है, लेकिन इसने कहा कि होल अल्पसंख्यक होते हैं और पंचसंयोजी परमाणु इसमें अपमिश्रित होते हैं, ये बात सही है। तो ये तो आप कह सकते हैं एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसको अपन डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नीट 2012 का क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो आदर्श डायोड हैं, आपको बता रखे हैं D1 तथा D2, दो आदर्श डायोड आपको बैटरी से इस तरीके से जोड़ के दिखाए गए। तब आपको बताया कि बैटरी के द्वारा सप्लाई की गई विद्युत धारा का मान क्या होगा, यानी आई का मान बताना है। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले देखना होगा कि कौन सा डायोड अग्र बायस में होगा और कौन सा डायोड पश्च बायस में होगा। तो आपको पता है कि अग्र बायस में डायोड बनाना है तो उसका जो पी सिरा है वो उच्च विभव पर रखो और जो एन सिरा है वो निम्न पे रखो। तो अपन कह सकते हैं जो D1 डायोड है उसका जो पी सिरा है वो उच्च विभव पे है और एन सिरा है वो निम्न विभव पे है। तो D1 आपका कौन सा होगा, अग्र बायस में होगा। और आप कह सकते हैं D2 जो है वो आपका किस में होगा, पश्च बायस में होगा। तो D1 अग्र बायस में और D2 पश्च बायस में, ये आपको समझ में आ गया। अब इससे अपन कहेंगे कि पश्च बायस में कोई धारा नहीं बहेगी, तो इस वाले को अपन हटा सकते हैं, कोई काम इसका नहीं है। और इसमें अपन कह सकते हैं सीधा हो जाएगा, तो अपन कह सकते हैं शॉर्ट सर्किट या लघु पतित कर दें। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कितना प्रतिरोध होगा, 10, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं सीधी बैटरी होगी 5 वोल्ट की, इसको अपन हटा देंगे तो ये पश्च बायस में कोई धारा इसमें से नहीं जाएगी। अब आपका उत्तर सिंपल हो गया। आई बराबर क्या होता है, V/R। V का मान बता दो 5, तो R का मान बता दो 10, तो 1/2 यानी 0.5 एम्पियर इसका सही उत्तर होगा। तो 0.5 एम्पियर यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का निवेश प्रतिरोध आपको दे रखा है 100 ओम। आधार धारा में 40 माइक्रो एम्पियर के परिवर्तन से संग्राहक धारा में 2 मिली एम्पियर का परिवर्तन होता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि ट्रांजिस्टर को ओबेनिस्ट उत्सर्जक के रूप में काम लिया जाता है। तो इसमें क्या दिया है कि 4 किलो ओम लोड प्रतिरोध के साथ उपयोग किया जाता है। तो प्रवर्धक की वोल्टता लब्धि क्या होगी। तो बात करूं मैं प्रवर्धक की वोल्टता लब्धि, तो इसका जो आंसर होगा वो, या इसका जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या होता है, AV। ठीक है, AV को एक तरीका तो होता है कि आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज, या फिर इसमें ऐसा भी कह सकते हैं बीटा, और यहाँ पे किसका प्रतिरोध, आउटपुट प्रतिरोध RC बटा इनपुट प्रतिरोध RB। और इसको लिखने में ऐसे भी लिख सकते हैं कि बीटा गुणा में R आउटपुट बटा R इनपुट। इसका मान निकालने के लिए अपन कह सकते हैं, ये तो दिया नहीं है, अपन कह सकते हैं ये वाले बीटा निकाल लें और बीटा निकाल कर R आउटपुट बटा R इनपुट कर दें। तो बीटा कैसे आएगा, तो बीटा अपन कह सकते हैं कि डेल्टा IC, यानी संग्राहक की धारा में परिवर्तन बटा में आप कह सकते हैं कि आधार की धारा में परिवर्तन, ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो बीटा आएगा ऐसे। तो अब देखो ये किस में है, अपन कह सकते हैं संग्राहक की धारा में, तो इसको लिख दो 2 × 10⁻³ और ये क्या लिख दो 40 × 10⁻6। इसको सोल्व करो। इसको जब सोल्व करोगे तो उत्तर कितना आएगा, सिंपल सा है, इसका उत्तर आ जाएगा आपका 50। तो ये आपके पास बीटा आ गया। चलो इस बीटा की सहायता से AV का फॉर्मूला अपन ये लगा सकते हैं, AV बराबर बीटा गुणा में R आउटपुट अपॉन R इनपुट। तो बीटा का मान आप कह रहे हो 50 है, R आउटपुट बताओ, तो आप कह रहे हैं ये रहा 4 किलो ओम, तो 4 × 10⁻³ ओम। और इनपुट की बात करें तो 100 है, इनपुट कितना है 100 है। जब इसको सोल्व करोगे तो आप कह सकते हो ये कितना आएगा, 50 × 4 हो जाएगा 200 और 1 0 यहाँ पे और बच जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2000। और 2000 ऑप्शन देखने जाएं तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो डायरेक्ट है, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ये 2 फॉर्मूले आपको आते हैं, तो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप अटैम्प्ट कर सकते हो। हाँ तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। किसी कॉमन अमीटर ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में संग्राहक प्रतिरोध यानी ये RC का मान दे रखा है और उसका जो सिग्नल वोल्टता है वो भी दे रखी है 2 वोल्टेज। आधार प्रतिरोध जिसका मान अपन कहते हैं कि RB भी दे रखा है 1 किलो ओम। ट्रांजिस्टर का धारा प्रवर्धक आपको दे रखा है जिसको अपन बीटा के नाम से बोलते हैं, बीटा 100 दे रखा है। तो निवेश सिग्नल वोल्टता क्या होगी, तो यहाँ पे अपने को देखना चाहिए कि AV कैसे लिखें। तो AV बराबर होता है आउटपुट वोल्टेज बटा में इनपुट वोल्टेज। आउटपुट किसके अक्रॉस होगी, तो अपन कह सकते हैं आउटपुट वोल्टेज किसके, अपन कह सकते हैं यहाँ पे संग्राहक के सिरों पे होती है। इनपुट आप कह सकते हैं किसके सिरों पे होती है, आधार के सिरों पे, ये लिख सकते हैं ऐसे। और इसका फॉर्मूला भी होता है बीटा गुणा में आउटपुट प्रतिरोध अपन कह सकते हैं संग्राहक और इनपुट प्रतिरोध कह सकते हैं आधार, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अपन देखो इस फॉर्मूले को ले लेते हैं। यहाँ पे अपन बात करें संग्राहक का वोल्टेज बटा आधार का वोल्टेज जिसको इनपुट बोल सकते हैं, और बीटा गुणा में RC बटा RB, बस मान रख दो उत्तर आ जाएगा। अपने को क्या करना है, निवेश ही पता करना है। तो ये तो लिखो पहले, तो ये अपन कह सकते हैं 2 वोल्टेज दे रखा है, इसका मान पता ही करना है जो इनपुट या निवेशी है। बीटा का मान बताओ 100, RC का मान ये रहा 2 किलो ओम, तो 2 × 10⁻³ ये कितना है, ये रहा आधार प्रतिरोध 1 किलो ओम, 1 किलो ओम। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो अपन कह सकते हैं यहाँ तो 2 आएगा,
इसको सॉल्व करो तो ये कितना होगा, ये होगा 200 और ये होगा 2 बटा वीबी। तो वीबी क्या लिख सकते हैं, देखो मैं इसको साइड में कर रहा हूँ, वीबी बराबर लिख सकते हो, ये कट गया तो आप कह सकते हो वीबी आएगा 1/100 और आंसर किसमें, मिली में भी दे रखा है। तो मिली के लिए अपन क्या कर देते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं और 10 से भाग लगा देते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 3, तो 10 × 10 की घात 3 और ये वोल्ट, तो आप कह सकते हैं 10 मिली वोल्ट इसका सही उत्तर होगा। और ऐसा ऑप्शन अपना है ऑप्शन नंबर 1। तो ये भी काफ़ी आसान है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे अपन कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नांकित आरेखों में अगर बायसित डायोड कौन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायोड को अगर बायस में करना है तो इसका जो ये वाला सिरा है, यानी जो ये पी सिरा है और ये एन सिरा है, तो पी को किस में रखना है, उच्च विभव पे रखना है, और एन को किस पे रखना है, निम्न विभव पे रखना है। तो इस तरीके से अपन बात करेंगे कि पी जब उच्च पे होगा किसके कंपैरिजन में या किसकी तुलना में, इस एन की तुलना में, तो वो वाला डायोड आपका अगर बायसित होगा। तो यहाँ पे बात करें तो ये वाला पी है और ये वाला एन है, तो ये वाला आपका 10 है, तो यहाँ पे कह सकते हैं ये उच्च है और ये निम्न है, तो ये वाला अगर बायसित होगा। सही बात है। आगे वाला देखते हैं, तो अपन कह सकते हैं ये डायोड है, ये -10 है और ये 0 है, तो -10 है ये 0 है, तो ये वाला अब कह सकते हैं 0 ज़्यादा होगा -10 कम होगा, तो ये वाला आपका अगर बायसित नहीं होगा। इसी तरीके से मैं बात इसकी करूँ तो अपन कह सकते हैं -5 होगा, -5 इस -12 के तुलना में तो ज़्यादा ही होगा, तो पी का अपन कह सकते हैं एन की तुलना में ज़्यादा होने की वजह से ये वाला भी अगर बायसित होगा। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये वाला आपका 0 है और ये वाला आपका 5 है, तो आप कह सकते हैं 0 और 5 में बात करूँ तो 5 ज़्यादा हो गया, तो अपन कह सकते हैं एन का विभव उच्च हो गया, पी का विभव निम्न हो गया, तो अपन कह सकते हैं ये वाला डायोड आपका किस में होगा, ये वाला आपका पश्चिम होगा। लेकिन अपने को किस में चाहिए, अगर बायस में। तो अगर बायस में बात करूं तो एक तो ए आया है और एक सी आया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कह रहा है ए बी डी गलत हो गया, केवल सी गलत हो गया, सी एंड ए आपका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। आपको कुछ नहीं देखना, आपको ये देखना है कि पी वाले पे विभव उच्च होना चाहिए एन की तुलना में। तो पहला अपन देख रहे हैं, तो पहला मैंने बता दिया, इसका 10 है, इसका 5 है। इसी तरीके से इसका आपका -10 है, इसका 0 है, तो ये वाला क्या हो गया आपका +22 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला उच्च है, ये निम्न है, तो इस तरीके से देखें और उत्तर बताएं। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या कह रहा है कि ट्रांजिस्टर का प्रचालन Vc बराबर 2 वोल्ट पे उभयनिष्ठ उत्सर्जक यानी कॉमन अमीटर के रूप में किया जा रहा है, जिसमें कह रहा है कि आधार धारा में 100 माइक्रो एम्पियर से 300 माइक्रो एम्पियर परिवर्तन से संग्राहक धारा में परिवर्तन 10 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर हो जाता है। तब आपको बताना है कि धारा लब्धि क्या होगा। धारा लब्धि का मतलब होता है बीटा, और बीटा बराबर होता है डेल्टा IC, यानी संग्राहक धारा में परिवर्तन बटा आधार धारा में परिवर्तन। अब अपने को सबसे ऊपर लिखना है कि संग्राहक धारा में परिवर्तन कितना होगा, तो यहाँ पे लिखा है संग्राहक, और यहाँ पे धारा में परिवर्तन 10 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर हो गया, तो परिवर्तन हो गया आपका 10 मिली एम्पियर का, और मिली को लिख सकते हैं 10 × 10⁻³ एम्पियर बटा में IB। आधार धारा में 100 माइक्रो एम्पियर से 300 माइक्रो एम्पियर परिवर्तन हुआ है, तो 200 माइक्रो एम्पियर यानी 200 × 10⁻⁶। ये इस तरीके से हो गया। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे अपन कह सकते हैं ये 0 से 0 चला गया, और ऊपर कहेंगे तो अपन कह सकते हैं ऊपर कितना आ जाएगा, 10⁻³ आ जाएगा और बटा में 20 आ जाएगा। 10⁻³ होता है 1000, 1000 में भाग लगाएंगे 20 का, तो उत्तर आएगा 50। तो अपन कह सकते हैं इसके अंदर जो धारा लब्धि यानी बीटा का मान होगा वो 50 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि पीएन संधि में अगर बायस कब होगा। तो पीएन संधि में अगर बायस के लिए जो ये आपने डायग्राम बना रखा है वही आपका सही डायग्राम होगा। अपनों को क्या करना होता है कि बैटरी जो होती है उसका जो धन टर्मिनल यानी पॉजिटिव जो सिरा होता है वो पी से जोड़ना चाहिए, और जो नेगेटिव सिरा है वो एन से जोड़ना चाहिए। यानी अपन कह सकते हैं कि अगर बायस में तब होगा जब पी सिरे पे उच्च विभव हो और एन सिरे पे निम्न विभव हो। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा है कि बैटरी का धन टर्मिनल पी भाग से संयोजित होता है, और जो आपका ये जो क्षेत्र है वो क्षेत्र चौड़ा हो जाता है। लेकिन अपन कहते हैं कि यहाँ पे देखिए एक जो ये वोल्टेज होती है इसकी खुद की वोल्टेज होती है, और जो अपन ने ये वोल्टेज अप्लाई की है वो ऐसी होती है, तो एक दूसरे के विरोध के कारण ये क्या होती है, जो डिप्लेशन लेयर होती है जिसको अवक्षय परत बोलते हैं वो पतली हो जाती है। ये बात आपको समझवानी चाहिए। तो ये वाला सेगमेंट इसमें बोला है कि चौड़ा हो जाता है, ये वाला गलत है। ये वाला कह रहा है कि बैटरी का धन टर्मिनल एन भाग से संयोजित होता है, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। बैटरी का धन टर्मिनल एन भाग से संयोजित होता है, ये भी गलत है। बैटरी का धन टर्मिनल पी भाग से संयोजित होता है तथा जो अवक्षय परत है वो पतली हो जाती है, ये ऑप्शन सही है। ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी करके आ चुके हैं। तो अपन कहते हैं कि
P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव से यानी P धन से N ऋणात्मक से जोड़ देंगे तो उस केस में ये अगर बायस में होगा। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं नीट 2011 का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि जर्मेनियम क्रिस्टल में एंटीमनी की अल्प मात्रा मिला दे तो क्या होगा? वह पी प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। देखो सबसे पहले अपन कह रहे हैं जर्मेनियम तो है ये, और जर्मेनियम में क्या मिलाते हैं? एंटीमनी, यानी जिसका सिंबल होता है Sb। तो ये अपन जानते हैं ये पांचवें ग्रुप का है, यानी पंचसंयोजी है। और अपन कह सकते हैं पंचसंयोजी को जब अपन मिलाते हैं तो उस केस में एन टाइप बनता है, न कि पी टाइप। ठीक है, ये बात गलत होगी। दूसरा कह रहा है कि एंटीमनी ग्राहक परमाणु बन जाता है। नहीं, ये पंचसंयोजी होने की वजह से दाता होता है, तो ये ग्राही नहीं होता है, ये डोनेट करता है, यानी डोनर आइटम होता है, तो इस वजह से ये भी गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि अर्धचालक में होलों की अपेक्षा अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात एकदम सही है, क्योंकि अपन कह सकते हैं ये पंचसंयोजी है तो इसमें बहुसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं, अल्पसंख्यक होल होते हैं, तो इस वजह से ये ऑप्शन सही है। अपेक्षाकृत प्रतिरोध बढ़ जाता है। देखिए अपन कहेंगे ये मिलाएंगे तभी तो चालकता बढ़ेगी, तो प्रतिरोध घटता है क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, तो ये भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर 3। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं नीट 2010 का क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि किसी उभयनिष्ठ उत्सर्जक की वोल्टता लब्धि आपको दे रखी है 50, यानी ए वी का मान आपको दे रखा है 50। उसके बाद कह रहा है कि निवेश प्रतिबाधा, इसका मीनिंग है कि आर इनपुट आपको दे रखा है 100, और ये निर्गत प्रतिबाधा इसका मान दे रखा है आर आउटपुट 200। ठीक है, ए वी का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते होंगे, बीटा आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। यहाँ से अपन कह सकते हैं कि ए वी का मान रख दो, ए वी कितना है 50, बीटा धारा प्रवर्धक का मान आ जाएगा यहाँ से बीटा का, आर आउटपुट बोलो तो आप कहोगे 200, आर इनपुट बोलो 100। यहाँ से आप जब सोल्व करोगे तो बीटा का जो मान आएगा वो 25 आएगा। ठीक है, ये मान अपने को आगे वाले क्वेश्चन को करने में हेल्प देगा, क्योंकि आपको क्या पूछा है? शक्ति लब्धि। शक्ति लब्धि का फॉर्मूला अपन एपी से देते हैं और उसका फॉर्मूला होता है बीटा का होल स्क्वायर इंटू आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। इसमें आप कह सकते हैं कि 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आर आउटपुट की बात करें तो अपन कह सकते हैं 200 है, आर इनपुट की बात करें 100 है। 25 का होल स्क्वायर होता है 625, और यहाँ पे 2 से गुणा तो उत्तर आ जाएगा 1250। तो 1250 आपका शक्ति लब्धि होगा। तो इस तरीके से उत्तर नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं नीट 2010 का क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति एक संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक परिपथ की भांति व्यवहार करती है या कार्य करती है? इसका मतलब अपने को समझना है। ऑप्शन दिया जेनर डायोड, संधि डायोड, एकीकृत परिपथ, इंटीग्रेटेड सर्किट। एक का ही नाम है क्योंकि इसको इंटीग्रेटेड सर्किट इंग्लिश में बोलते हैं, संधि ट्रांजिस्टर। अपन ये जानते हैं कि जो संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है उसको अपन अर्धचालक की सहायता से बनाते हैं, और अपन कह सकते हैं जो होता है उसको आईसी में बोलते हैं। आईसी का अपन फुल फॉर्म देखें इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको एकीकृत परिपथ बोलते हैं, जो उसके ऊपर संपूर्ण परिपथ बनता है जिसमें डायोड का यूज अपन करते हैं। तो इस वजह से इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हाँ तो दोस्तों अब अपन देख रहे हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी अपने को बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अपन कह सकते हैं इसमें से 3 कथन सत्य होंगे और 1 कथन असत्य होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है कि नेज अर्धचालक का प्रतिरोध ताप वृद्धि होने पर कम हो जाता है। अपन जानते हैं कि ताप बढ़ाने से एक्स्ट्रा क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन और होल युग्म पैदा होंगे, जिसकी वजह से इनकी सांद्रता बढ़ेगी। तो मैं कह सकता हूँ चालकता परिवर्तित होगी, यानी चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा। तो ये कथन सही है, यानी इसको अपन कह सकते हैं ये कथन ट्रू है। दूसरा कह रहा है कि शुद्ध सिलिकॉन को किसी त्रिसंयोजी अपद्रव द्वारा मादित करने पर पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। यहाँ सही बात है कि त्रिसंयोजी अपन सिलिकॉन में मिक्स करते हैं तो आपको पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है, ये भी सत्य कथन है। इसके बाद बात करते हैं आगे कि एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक होल होते हैं। नहीं, एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से ये कथन गलत है, यानी इसको अपन कह सकते हैं ये असत्य कथन यानी फॉल्स है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि पी प्रकार के अर्धचालक में अल्पांश यानी अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही कह रहे हैं कि पी प्रकार के अर्धचालक में
बहुसंख्यक आवेश होल होते हैं तो अल्पसंख्यक कौन हुए, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कथन भी सत्य है। तो तीसरा कथन आपका असत्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से अपन ने नीट 2010 से लेके 2021 तक के सभी क्वेश्चंस देखे और आपने देखा कि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हैं। यदि आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, जितने भी अपन ने ये क्वेश्चन किए, तो मैं कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। यही उम्मीद के साथ अपन इस चैप्टर को या जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस थे उनको अपन ने अच्छे से देखा। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।